प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और डायमेंशन के एप्लीकेशन में थर्ड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे कि कन्वर्जन ऑफ ए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यानी यदि आपको कोई यूनिट दिया गया है तो उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। फार्मूला भी बताए थे, क्वेश्चन भी बताए थे। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि कन्वर्ट्स 1 जूल इन अर्ग। आपको कन्वर्ट करने को दिया गया 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे उसी स्टेप से चलिए, उसी तरीके से चलिए, तो ये नहीं जितने भी क्वेश्चन कन्वर्जन के आएंगे सब आपसे लग जाएगा। हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्टेप से जिस तरीके से बता रहे हैं रिलैक्स होकर उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमने बताया था कि जिसे जैसे यहाँ पर 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, तो मैंने बताया कि जिसे कन्वर्ट करना है वही हमारा फर्स्ट सिस्टम होता है और जिसमें कन्वर्ट करना है वही हमारा सेकंड सिस्टम होता है। तो हमारा ये फर्स्ट सिस्टम हो गया, ये सेकंड सिस्टम हो गया। तो मैंने बताया भी था आपको कि जब भी किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहला काम कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमारा फर्स्ट सिस्टम कौन है, सेकंड सिस्टम कौन है। तो जिसको कन्वर्ट करना है वही फर्स्ट सिस्टम होता है, जिसमें कन्वर्ट करना है वही सेकंड सिस्टम होता है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये अलग कर लिए कि फर्स्ट सिस्टम कौन है, सेकंड सिस्टम कौन है। अब आप जानते हो कि जूल एमकेएस सिस्टम का यूनिट है और अर्ग सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। ठीक, तो फर्स्ट सिस्टम हो गया, सेकंड सिस्टम हो गया, फिर देखेंगे कौन सीजीएस कौन एमकेएस। अब चूंकि जूल वर्क की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, इसलिए हमने बताया था कि ये जो यूनिट जिस क्वांटिटी की है उसका डायमेंशन आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा। तो चूंकि जूल वर्क की यूनिट है इसलिए हम वर्क का डायमेंशन लिखेंगे। तो लिखेंगे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² T-2। ठीक है, ml² T-2। इतना करने के बाद हम लोग अब फार्मूला लिखे थे, तो फार्मूला यहाँ लिख दीजिए। सिंस n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान m2 टू द पावर a L1 अपान L2 टू द पावर b T1 अपान T2 टू द पावर c। यही फार्मूला आपको बताए थे, याद होगा। अब यहाँ पर हम बताए थे n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इसलिए n1 की जगह 1 लिख देंगे। अब हम m1, ये हमने बताया था कि m1 इज द यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, यानी पहले सिस्टम में मास की यूनिट। तो चूंकि पहला सिस्टम एमकेएस है तो इसमें मास की यूनिट किलोग्राम होती है, इसलिए यहाँ m1 की जगह किलोग्राम लिख देंगे। m2 सेकेंड सिस्टम में मास की यूनिट, तो चूंकि सेकेंड सिस्टम सीजीएस है इसमें मास की यूनिट ग्राम होती है, इसलिए ग्राम लिख देंगे। अब यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे, डायमेंशन में m पर जो पावर है 1, वो 1 यहाँ लिख देंगे। अब आइए वैसे ही L1 मीन्स यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में लेंथ की यूनिट। तो चूंकि पहला सिस्टम एमकेएस है तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मीटर लिख दिए। यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम, तो चूंकि सेकेंड सिस्टम सीजीएस है इसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ b का पावर, तो L1 अपान L2 टू दी पावर b है, तो b की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ l से क्लियर होगा। तो l पर पावर 2 है इसलिए यहाँ b की जगह 2 लिख देंगे।
T1 यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम और T2 यूनिट ऑफ टाइम इन सेकेंड सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में भी टाइम सेकेंड में है, सेकेंड सिस्टम में भी टाइम सेकेंड में है, इसलिए T1 और T2 दोनों की जगह सेकेंड लिख देंगे और पावर C यहाँ से लिखेंगे -2। ये तो 1 हो जाएगा। अब हमने बताया था कुछ ऐसा कीजिए कि ये सब आपस में कट जाए, तो सबसे बढ़िया किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए। तो 1 किलोग्राम की जगह आप 1000 ग्राम लिख दो अपान ग्राम, इनटू, यहाँ भी आप वही कीजिए, नीचे ऊपर दोनों को सेम यूनिट कर लीजिए, यानी या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, दोनों यूनिट सेम कर लीजिए ताकि कट जाए। तो मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अपान सेंटीमीटर पावर 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका बच गया 1 × 1000 × 100 का स्क्वायर, तो 100 × 100, ये टोटल हो गया 10⁻⁷। ये वैल्यू हो गई किसकी, N2 की। अब यहाँ आप आंसर लिख सकते हो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो हमने यहाँ पर जूल को चेंज कर दिया अर्ग में, तो यहाँ 1 जूल इज इक्वल टू आ गया 10⁻⁷ अर्ग। तो इस तरह से किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपको बताया गया। इस तरह से किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आपको 3 एप्लीकेशन बताए। एक कि किसी दिए गए फार्मूला को चेक करना कि ये सही है या नहीं। दूसरा हमने बताया आपको कि यदि आपको पता है कि फिजिक्स की कोई क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है तो उनसे मिलकर फार्मूला कौन सा बनेगा, उनके बीच रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, इसको सेकंड एप्लीकेशन में बताया। और एक यूनिट को, किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे उसका हमने तरीका भी बता दिया और 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दिया, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में अगली हेडिंग लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब अगली हेडिंग लिख लें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि फिजिक्स में केवल सेम क्वांटिटीज का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे लेंथ में हम लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहिए लेंथ में मास को ऐड करना, मास में टाइम को ऐड करना, टाइम में करंट को ऐड करना, तो ये कभी भी संभव नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल सेम क्वांटिटीज का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। समझ में आया। जैसे मैंने कहा कि लेंथ में हमेशा लेंथ ही ऐड होगा, लेंथ में मास नहीं ऐड हो सकता, लेंथ में टाइम नहीं ऐड हो सकती, टाइम में करंट ऐड नहीं हो सकता। जब भी टाइम में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो टाइम ही होगा। तो सेम क्वांटिटीज का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन संभव है, डिफरेंट क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहली बात ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है। दूसरी चीज, यदि हम टाइम में टाइम को ऐड करते हैं तो आंसर भी टाइम ही आएगा। लेंथ में लेंथ को ऐड करते हैं तो आंसर लेंथ ही आएगा। मास में मास को ऐड करते हैं तो आंसर मास ही आएगा। तो यहाँ 2 बातों पर अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना, उसी पर सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। पहली बात कि सेम क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिफरेंट क्वांटिटीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन संभव नहीं है। दूसरी बात
यदि 2 या 3 सेम क्वांटिटी को ऐड किए हो तो आंसर भी वही क्वांटिटी आएगी। जैसे वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो आप यदि वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करोगे तो आंसर भी वेलोसिटी ही आएगा। तो यदि 2-3 क्वांटिटी ऐड हुई हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सारी सेम क्वांटिटी होंगी, तभी ऐड की गई हैं, क्योंकि बिना सेम क्वांटिटीज़ के एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्वांटिटीज़ का संभव नहीं है। तो कहीं भी यदि 2 या 3 क्वांटिटी का एडिशन आपको दिखाया गया है तो आपको पहला समझ लेना चाहिए कि यदि ऐड हुई है या सब्ट्रैक्ट हुई है तो इसका मतलब ये सारी क्वांटिटी सेम है, और सारी क्वांटिटी यदि सेम है तो उनका आंसर भी वही क्वांटिटी आएगा। इतनी सी बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कही जाती है। यानी इसको स्टेटमेंट के रूप में भी आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली सेम quantities can be added or subtracted. Different quantities never can be add or subtract. ठीक है, सेम क्वांटिटीज़ का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, यदि आप 2 क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका आंसर भी वही क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंथ को लेंथ में ही ऐड कर सकते हैं, और जब लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे तो आंसर भी लेंथ आएगा। लेंथ को लेंथ से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेंथ में लेंथ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर लेंथ ही आएगा। तो ये एक बात, बस 2 बातें याद रखिएगा कि सेम क्वांटिटीज़ का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और यदि कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया गया है तो हमें समझना चाहिए कि वो क्वांटिटीज़ सेम है। और दूसरी बात, यदि सेम क्वांटिटीज़ को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर भी वही क्वांटिटीज़ आएंगी। ठीक है, इन पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिनको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल दिया गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी इन फॉलोइंग। आपको ए बी सी और डी 4 कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, डायमेंशन बताना है, और आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला v इज इक्वल टू AT प्लस बी। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। और चौथा दिया गया है v इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T। ये मान लीजिए हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए। अब इन चारों क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके जो कांस्टेंट हैं ए बी सी डी, जैसे पहले में केवल कांस्टेंट ए और बी है तो ए बी की वैल्यू बतानी है, दूसरे में भी ए बी की, तीसरे में ए बी सी की, और चौथे में ए बी सी डी की वैल्यू आपको बतानी है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पहले बेसिक्स क्वेश्चन समझिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, थीम क्लियर हो जाएगी, तो आप इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इन पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, कैसे सॉल्व होंगे ये। केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस पर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप किसी भी साल का, चाहे यूपीटीयू का या आईआईटी का या नीट का पेपर उठा के देखेंगे तो सब में हर साल इस पर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले बेसिक्स देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
सॉल्यूशन। जैसे पहला क्वेश्चन है v इज इक्वल टू AT प्लस B। ठीक है, अब आप सोचेंगे कैसे, देखिए पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में दो क्वांटिटीज को ऐड किया गया है। पहले क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज को ऐड किया गया है, तो हमने अभी बताया है कि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज तभी ऐड की जा सकती हैं जब सब सेम हो, क्योंकि सेम क्वांटिटीज का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, पहली बात। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी ऐड की गई हैं, तो जब ऐड की गई हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है। समझ में आया, क्योंकि सेम क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो चूंकि यहाँ पर दो क्वांटिटीज ऐड की गई हैं, तो ये गारंटी है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगी, तभी ऐड हुआ है। अब ये है क्या, इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करने के बाद आंसर वेलोसिटी आया है। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम में टाइम को ऐड करोगे तो आंसर टाइम आएगा, डिस्टेंस में डिस्टेंस को ऐड करोगे तो आंसर डिस्टेंस आएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करोगे तो आंसर वेलोसिटी ही आएगी। तो यदि दो क्वांटिटी को ऐड किया गया है और आंसर वेलोसिटी आ गया यहाँ पर, तो इसका सीधा मतलब है कि ऐड होने वाली दोनों क्वांटिटी वेलोसिटी है, क्योंकि आंसर वेलोसिटी आएगा ही तभी कि जब वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करोगे तभी वेलोसिटी आएगा। तो आंसर यदि वेलोसिटी आया है तो इसका मतलब ऐड होने वाली सारी क्वांटिटी वेलोसिटी है। उसी तरह से यदि आंसर फोर्स आता तो इसका मतलब ऐड होने वाली सारी क्वांटिटी फोर्स है। ये एक चीज दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज को ऐड किया गया है और दोनों का एडिशन वेलोसिटी आया है, इसका मतलब कि ये दोनों क्वांटिटीज वेलोसिटी हैं। तो मतलब ये हो गया कि AT जो पहली क्वांटिटी है वो भी वेलोसिटी है। तो AT इज इक्वल टू वेलोसिटी, देयरफॉर A इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ से डायमेंशन ऑफ A निकालिए। तो A का डायमेंशन निकालना है तो पहले वेलोसिटी का डायमेंशन फिर टाइम का डायमेंशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया आपका LT-1 और टाइम का डायमेंशन होता है T। अब इसको सॉल्व करोगे, T को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा LT-2। ये हो गया डायमेंशन A का। ठीक उसी तरह से दूसरी क्वांटिटी भी वेलोसिटी होगी तो B भी वेलोसिटी होगी। तो जब B वेलोसिटी ही है तो B का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। तो डायमेंशन ऑफ B निकालना है तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लीजिए LT-1। तो इस तरह आपने देखा कि A का भी डायमेंशन निकल गया और B का भी डायमेंशन निकल गया। कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसमें हमने नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A इंटू B। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि डायमेंशन ऑफ A इंटू B निकालिए, या आपसे कह दिया गया कि डायमेंशन ऑफ A अपॉन B निकालिए। तो आप क्या करोगे कि A का डायमेंशन मालूम हो गया, B का भी डायमेंशन मालूम हो गया। यदि A इंटू B का डायमेंशन निकालना है तो इस A के डायमेंशन और B के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आपसे कहा जाता है कि डायमेंशन ऑफ A अपॉन B निकालिए तो जो A का डायमेंशन आया है उसमें B के डायमेंशन से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, यदि ये पूछा जाए तब, नहीं तो यहाँ तो हमने क्वेश्चन में सिर्फ A और B का डायमेंशन पूछा है तो A का भी डायमेंशन निकल गया, B का भी डायमेंशन निकल गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपसे आ जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। यहां भी आप देख रहे हो कि दो क्वांटिटीज को ऐड किया गया है, तो दो क्वांटिटी का एडिशन हुआ है, इसका मतलब हो गया कि दोनों क्वांटिटी सेम है और दोनों को ऐड करने पर आंसर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो जब दो क्वांटिटी को ऐड करने के बाद आंसर डिस्टेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी डिस्टेंस हैं।
क्योंकि डिस्टेंस आंसर आएगा ही तब जब डिस्टेंस को डिस्टेंस में ऐड करोगे, तभी आंसर डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ आंसर का डिस्टेंस आना ये बता रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी डिस्टेंस है। क्लियर? और जब दो क्वांटिटी ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, तो ठीक जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं वैसे ही कर लीजिए। यानी AT इज डिस्टेंस, ये AT भी डिस्टेंस है, BT स्क्वायर भी डिस्टेंस है। तो जब AT डिस्टेंस हो गई तो यहाँ से A इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ A। तो A का डायमेंशन निकालना है तो डिस्टेंस का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन। तो डिस्टेंस का डायमेंशन L और टाइम का डायमेंशन T। अब ये आंसर हो गया आपका। इस T को ऊपर ले जाइए, LT माइनस 1। ठीक है। उसी तरह से यहाँ सेकेंड क्वांटिटी BT स्क्वायर भी डिस्टेंस ही होगी, तो वैसे ही लिख लीजिए BT स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ से B इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है। अब जब B इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर हो गया, तब यहाँ से B का डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन ऑफ B। तो B का डायमेंशन निकालना है तो हमें पहले x का डायमेंशन, तो डिस्टेंस का डायमेंशन L अपॉन टाइम के डायमेंशन का स्क्वायर। तो टाइम का डायमेंशन T होता है, इसका स्क्वायर। ठीक है। अब इस T स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो T स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका LT माइनस 2। ये डायमेंशन हो गया B का, ये डायमेंशन हो गया A का। अब फिर उसी तरह से यदि A इंटू B का डायमेंशन पूछता है तो A के डायमेंशन में B के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि A अपॉन B पूछता है तो A के डायमेंशन में B का डायमेंशन डिवाइड कर दीजिए, और नहीं यदि केवल A और B का डायमेंशन पूछता है तो ऐसे ही निकाल दीजिए। ठीक है। तो उसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक है। दिक्कत होगी तो पूछिएगा। एक दो क्वेश्चन दो चार और हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ हिंट दे दे रहे हैं, कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, ये हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लें। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ठीक है। इस क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन दे दिया E इज इक्वल टू AT स्क्वायर अपॉन B माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर E एनर्जी है, T टाइम है, x डिस्टेंस है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द डायमेंशन। चलिए उसी क्वेश्चन में हम ऐड कर दे रहे हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B इन फॉलोइंग। पहला हो गया। दूसरा F इज इक्वल टू A रूट एक्स माइनस BT स्क्वायर, A रूट एक्स माइनस BT स्क्वायर। थर्ड P इज इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन BT स्क्वायर, जहाँ पे P प्रेशर है, x डिस्टेंस है, T टाइम है। यहाँ पर F फोर्स है, x डिस्टेंस है, T टाइम है। ठीक है। तो इस तरह के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और भी आपको क्वेश्चन इसमें हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेंसिटी D इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर AX स्क्वायर अपान B स्क्वायर माइनस T स्क्वायर। यहाँ पर D डेंसिटी है, x डिस्टेंस है और T टाइम है। ठीक है। तो इसमें एक हम आपको बता दे रहे हैं कैसे। मान लीजिए हम आपको यही बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन में एक बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जैसे सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन है E इज इक्वल टू
AT² अपान B माइनस x²। अब हमें यहाँ से A और B का डायमेंशन बताना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में दो क्वांटिटीज को सबट्रैक्ट किया गया है। इस एक्सप्रेशन में आप देखिए राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है उसमें दो क्वांटिटी सबट्रैक्ट की गई है। तो जब दो क्वांटिटी सबट्रैक्ट की गई है तो इसका मतलब दोनों सेम है। हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में केवल सेम क्वांटिटीज का ही एडिशन या सबट्रैक्शन हो सकता है। तो यदि दो क्वांटिटी ऐड या सबट्रैक्ट है तो समझ लेना चाहिए दोनों सेम है। यहाँ पर दो क्वांटिटीज का सबट्रैक्शन हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो उसमें से एक डिस्टेंस का स्क्वायर है तो निश्चित रूप से दूसरा भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोचते हैं। यहाँ सबट्रैक्शन हुआ दो क्वांटिटीज का, इसका मतलब हुआ ना कि दोनों सेम है। अब उसमें एक पता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो निश्चित रूप से दूसरा भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, यानी जो b है वो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो जब b डिस्टेंस का स्क्वायर है तो b का डायमेंशन ऑफ b, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का डायमेंशन l, इसका स्क्वायर, b का डायमेंशन निकल गया। अब a का डायमेंशन कैसे निकालेंगे इसको देखिए तरीका। अब यहाँ चूंकि ये डिस्टेंस का स्क्वायर है और ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो नीचे हो गया डिस्टेंस स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू AT² अपान डिस्टेंस स्क्वायर। क्योंकि हमने बताया था कि ये दो क्वांटिटी सबट्रैक्ट हुई हैं तो दोनों सेम है। तो एक डिस्टेंस का स्क्वायर है तो दूसरा भी निश्चित रूप से डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। और दूसरी चीज हमने बताया था कि डिस्टेंस के स्क्वायर में डिस्टेंस के स्क्वायर को सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हो AT² इज इक्वल टू E इंटू x², देयरफॉर A विल बी इक्वल्स टू EX² अपान T²। अब यहाँ से A का डायमेंशन निकाल लेंगे, डायमेंशन ऑफ A। तो पहले एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे, तो एनर्जी का डायमेंशन है ml² T-2, डिस्टेंस का डायमेंशन L स्क्वायर हो जाएगा, अपान टाइम का डायमेंशन T² है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब सब ऊपर ले आके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया m और L² और L² L टू द पावर 4, और T पर 2 है ऊपर जाएगा T पर -2, और पहले से T पर -2 है तो हो जाएगा T पर -4। तो इस तरह आपने देखा कि पहले क्वेश्चन में हमने B का भी डायमेंशन निकाल दिया, A का भी डायमेंशन निकाल दिया। उसी तरह से इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करिएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब डायमेंशन जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हमने बताया डायमेंशन के 3 फायदे बेसिकली हमने आपसे डिस्कस किए थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में। उसमें पहला फायदा ये हमने बताया था कि यदि आपको डायमेंशन आता है तो किसी भी फार्मूले को चेक करके बता सकते हैं वो सही है या गलत। फिजिक्स के क्वांटिटीज के बीच रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, ये भी आपको बताया। और तीसरा बताया था एप्लीकेशन कि किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन की अच्छाइयाँ बताई थी हमने एप्लीकेशन में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया। अब डायमेंशन में कुछ डिमेरिट भी है, डायमेंशंस में कुछ कमी भी है, उन कमियों को भी देख लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। तो अगली हेडिंग आप डाल लें लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। इसमें हम एक एक समझा दे रहे हैं, इसको नोट बना लीजिएगा। डायमेंशन की पहली लिमिटेशन है, पहली कमी है कि आप डायमेंशन मेथड से किसी क्वांटिटी के बारे में ये नहीं पता कर सकते कि वो क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर। तो पहला लिमिटेशन यही लिख लीजिएगा, विद हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैट ए गिवन क्वांटिटी इज वेक्टर और स्केलर। तो कोई भी क्वांटिटी यदि आपको दी गई है तो डायमेंशन मेथड से आप नहीं बता सकते कि ये क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। दूसरा, आपने जब रिलेशन स्टेब्लिश किया था तो एक कांस्टेंट आया था हर क्वेश्चन में
जैसे हमने रिलेशन स्टेब्लिश करते समय बताया था कि F इज इक्वल टू के इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, याद होगा आपको। तो जितना भी फार्मूला स्टेब्लिश करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच, जब भी रिलेशन निकालोगे तो एक कांस्टेंट हर क्वेश्चन में आएगा। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू रियल में कितनी होगी, किस फार्मूले में कितनी होगी, इसको भी हम डायमेंशन मेथड से नहीं बता सकते। यानी पहला लिमिटेशन हो गया कि डायमेंशन के हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी के बारे में ये नहीं बता सकते कि वेक्टर है या स्केलर। दूसरी लिमिटेशन हो गई कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये भी हम डायमेंशन से नहीं बता सकते। तीसरा, डायमेंशन मेथड से उन क्वांटिटीज के बीच आप रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते जो 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हो। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था कि फोर्स F इज डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। फोर्स इज डिपेंड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। यानी फोर्स यहाँ डिपेंड कर रहा है 3 क्वांटिटीज पर, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो यदि कोई क्वांटिटी 3 क्वांटिटीज तक डिपेंड करती है तो उनके बीच रिलेशन आप डायमेंशन मेथड से निकाल सकते हो। लेकिन यदि कोई क्वांटिटी फिजिक्स की ऐसी है जो 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हो तो उनके बीच रिलेशन आप डायमेंशन मेथड से नहीं निकाल सकते। ये डायमेंशन की तीसरी डिमेरिट हो गई। चौथी, यदि कोई क्वांटिटीज ऐसी हैं जो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी की सम या डिफरेंस है, उनको भी डायमेंशन मेथड से आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको एक फार्मूला दे दिया S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हो कि डिस्टेंस 2 क्वांटिटीज का सम है, यू टी का और हाफ ए टी स्क्वायर का। तो जब भी कोई क्वांटिटी 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज का सम या डिफरेंस होगी तो उनके बीच भी रिलेशन हम डायमेंशन मेथड से स्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये डायमेंशन की चौथी डिमेरिट है। पांचवी डिमेरिट, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो टेग्नोमेटिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उनके बीच भी रिलेशन हम डायमेंशन मेथड से नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यानी यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टेग्नोमेटिकल फंक्शन है। तो ऐसे फार्मूले का इस्टेब्लिशमेंट करना है डायमेंशन मेथड से तो संभव नहीं है। या मान लीजिए आपसे कहा गया W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग ई V2 अपॉन V1। तो यहाँ वर्क लॉगरिथमिक फंक्शन है, वर्क के फार्मूले में लॉग आ गया। तो ऐसे भी फार्मूले को आप डायमेंशन मेथड से स्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो जिसमें टेग्नोमेटिकल फंक्शन हो, साइन कास टेन सेक काट कोसेक, उनका भी डेरिवेशन आप डायमेंशन मेथड से नहीं कर सकते। जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उनमें भी रिलेशन आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते डायमेंशन मेथड से। या मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स टी या के टी दे दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि करंट के फार्मूले में एक्सपोनेंट आया है। तो ऐसे भी फार्मूले को आप डायमेंशन मेथड से स्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इस तरह से डायमेंशन की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ अपनी कमियां हैं जो आपको हमने बताई कि डायमेंशन मेथड में क्या क्या कमियां हैं। इनको सीरियल से नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर पर कुछ न्यूमेरिकल आपको हम PDF बना के दे रहे हैं साथ में, उनको भी सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उनको भी सॉल्व कीजिएगा, नोट जरूर कंप्लीट रखिएगा। और आपका जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसमें आधे पार्ट का सिलेबस आज भेज दे रहे हैं, आधे पार्ट का सिलेबस हम दूसरे दिन भेज देंगे, ठीक है। और मेहनत से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए। आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं हम ज़रूर मदद करेंगे आपकी। और पढ़ाते समय मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चों को फिजिक्स में कोई तकलीफ़ ना हो। थैंक यू।